बात है 1 फरवरी 2021 की सुबह, यानी सोमवार की सुबह, जो म्यांमार के लोगों के लिए जिंदगी बदल देने वाली शुरुआत थी। 1 फरवरी से पूरे 1 साल के लिए देश भर में तख्ता पलट यानी कू लागू किया गया। एनएलडी की सरकार पर इल्जाम लगाया गया कि सरकार ने इलीगल तरीके से वॉकी टॉकीज को इंपोर्ट किया। हालांकि महज वो एक एक्सक्यूज था। देखते हैं पूरा मामला क्या है, कू कैसे हुआ, क्यों हुआ और इसके पीछे कौन कौन था। सुबह की तरह इस सुबह भी अखबार आया, कई अलग अलग खबरों से भरा। लेकिन इस सुबह इंटरनेट स्लो डाउन था, न्यूज चैनल ऑफ एयर हो गए और आंग सान सू की और अन्य पॉलिटिकल लीडर को अरेस्ट कर लिया गया देर रात। और मिलिट्री चैनल ने 1 साल के लिए अनाउंस किया आर्मी का कंट्रोल। 70 साल के म्यांमार के आजादी के इतिहास में 50 साल तो आर्मी ने कंट्रोल किया म्यांमार को। एनएलडी की पार्टी की जीत हुई वोटर फ्रॉड के कारण और इसका दोष दिया मिलिट्री ने इलेक्शन कमीशन को। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने इसके सफाई में सारे एलिगेशंस को रिजेक्ट किया। अब इन सब में मिलिट्री की तरफ से कहा गया कि उनको गवर्नमेंट को ओवरकम करना पड़ा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से लगाए गए एलिगेशंस को इलेक्शन कमीशन ने एड्रेस नहीं किया। लेकिन अब जानते हैं कि इस कू के पीछे एक एक्चुअल रीजन क्या है। देखते हैं, जाते हैं उसके इतिहास में। इतिहास शुरू होता है 1947 से, जब म्यांमार में भी भारत की तरह ब्रिटिशों ने राज्य किया। उस वक्त म्यांमार को बर्मा कहा जाता था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी दूसरे महायुद्ध में जापान ने बर्मा पर कब्जा कर लिया और उसी के अगेंस्ट लोकल आर्मी ने यूएस और यूके के साथ अलायंस करके जापान को हरा दिया और वापस अपने कंट्रोल में म्यांमार ले लिया। लोकल आर्मी के लीडर यानी आंग सान को फादर ऑफ द नेशन कहा गया। अगर म्यांमार का कल्चरल इतिहास देखा जाए तो भारत की तरह कॉम्प्लेक्स है। तकरीबन 130 एथनिस्ट यानी जाति म्यांमार में है। 70% लोग बमार ग्रुप से है। अगर म्यांमार के टॉप पॉलिटिकल लीडर और मिलिट्री में देखा जाए तो सबसे ज्यादा लोग होंगे बमार ग्रुप के। लोकल आर्मी लीडर ने एक एग्रीमेंट साइन किया जहां पे अन्य छोटे जातियों को मिलके एक फेडरल देश बनाने की बात की थी, जिसमें सारे जातियों को उनके एरिया को गवर्न करने का मौका मिलेगा। लेकिन आजादी से पहले ही आर्मी लीडर को मारा गया। बाद में आजादी तो मिली, लेकिन 1948 से 1962 तक डेमोक्रेसी तो थी, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट नहीं थी। बमार ग्रुप की सरकार के कारण वहां पे छोटे छोटे जातियां और बमार ग्रुप की सरकार में कई लड़ाइयां होती थी। डोमिनेटेड बमार सरकार होते हुए भी मिलिट्री की तरफ से कहा गया कि एथनिक इंसर्जेंसी के कारण देश संकट में है और इसी के कारण उन्हें अब देश अपने कंट्रोल में लेना होगा। 1962 के कू यानी तख्ता पलट के बाद मिलिट्री ने म्यांमार पे कब्जा किया। सारे प्राइवेट प्रॉपर्टी पे कब्जा करने के बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट रोक दिया गया। जितने भी विदेशी लोग म्यांमार में थे उनको भगा दिया गया और जिस तरफ बाकी और देशों की इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही थी, म्यांमार की धीरे धीरे नीचे जा रही थी। अब एंट्री होती है स्टोरी के मेन कैरेक्टर यानी आर्मी लीडर आंग सान की बेटी आंग सान सू की, जो कि प्रेजेंट में म्यांमार की प्राइम मिनिस्टर है। आंग सान सू की गई दिल्ली यूनिवर्सिटी LSR की पढ़ाई करने, बाद में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गई और उसके बाद म्यांमार से दूर यूके में एक आम हाउसवाइफ बनकर रही थी। 8 अगस्त 1988 में प्रो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट किया गया स्टूडेंट्स की तरफ से आर्मी के खिलाफ। उस प्रोटेस्ट में आर्मी ने कई लोगों को बेरहमी से मारा। प्रोटेस्ट के दौरान आंग सान सू की म्यांमार में थी उनकी बीमार मां की सेवा करने के लिए। जब स्टूडेंट को पता चला कि आंग सान सू की म्यांमार में है, तब उनको बुलाया गया प्रोटेस्ट को लीड करने के लिए। तब उन्होंने एनएलडी स्टार्ट की, लेकिन इन सब में आर्मी ने उन्हें 20 साल के लिए होम अरेस्ट किया और इन सब के बीच महात्मा गांधी से प्रेरित होकर उन्होंने नॉन वायलेंट मूवमेंट स्टार्ट किया, जिसके कारण उनको बाद में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। इसी कारण लोगों में फेमस होती गई आंग सान सू की। इसी बीच उनके पति को कैंसर की बीमारी हो गई। मिलिट्री ने वीजा देने से इनकार किया। अगर वो देश छोड़ के जाती तो उन्हें वापस आना भी मुश्किल हो जाता, इसलिए उन्होंने देश न छोड़ के जाने का फैसला लिया। इसी बीच 1999 में उनके पति की मौत हो गई।
2015 में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए जहां पे आंग सान सू की सरकार की जीत हुई। उसके बाद इकोनॉमी ओपन अप होने लगी, फॉरेनर्स काम करने के लिए म्यांमार आते गए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ने लगा और म्यांमार एक ग्रोइंग यानी विकसित देश होता गया और लोगों की शांति और डेवलपमेंट को लेके उम्मीदें बढ़ती गई। गवर्नमेंट तो आंग सान सू की थी, लेकिन उसका कॉन्स्टिट्यूशन मिलिट्री ने बनाया था और उसके हिसाब से पुलिस और आर्मी मिलिट्री के अंडर थी। 2017 में मिलिट्री ने रोहिंग्या पर हिंसाचार किया। इसके पीछे भले ही आंग सान सू की नहीं थी, लेकिन उन्होंने इसका निषेध भी नहीं किया। उल्टा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में उन्होंने मिलिट्री को डिफेंड किया। इसके कारण नाखुश होने लगे रोहिंग्या ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के लोग भी। जहां उम्मीदें लगाई जा रही थी कि फादर ऑफ द नेशन की बेटी फेडरलिज्म लाएगी, वहां पे सारे लोग उनसे धीरे धीरे नाखुश होने लगे थे। इस तक अनपॉपुलर हो गई थी आंग सान सू की नॉन पमार लोगों में, इंटरनेशनल कम्युनिटी में और अन्य लोगों में। और इसका डायरेक्टली कहीं ना कहीं फायदा हुआ था मिलिट्री को, जो कि पावर में ना होते हुए भी उनके पास एक पावर थी। लेकिन अब इन सब के बीच अगर सारी कंडीशंस पूरे मिलिट्री के फेवर में थे तो ये कूप क्यों हुआ? नवंबर 2020 तक कुछ खास पॉपुलर नहीं रही आंग सान सू की लोगों में। इससे ये अनुमान लगाया जा रहा था कि मिलिट्री आराम से एनएलडी को हरा देगी। लेकिन जब 2020 का इलेक्शन का रिजल्ट आया तब ये देखा गया कि 2015 से भी कई अधिक प्रतिशत वोट एनएलडी को इस बार मिले। यहाँ तक कि जो भी मिलिट्री के कैंप थे या फिर मिलिट्री के फैमिलीज थे, वहां पे भी एनएलडी को वोट दिया गया। और इसी बीच आंग सान सू की ने डिफेंड किया अपने देश को जेनोसाइड एलिगेशन के अगेंस्ट, जिसके कारण बमार लोगों में फिर से उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। इस साल म्यांमार के चीफ आर्मी रिटायर होने हैं। रिटायर होने के बाद उनके ऊपर बकायदा मुकदमा चल सकता है रोहिंग्या राइट्स के खिलाफ और इसको पूरा सपोर्ट कर सकती है आंग सान सू की। ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि इसी के कारण तख्ता पलट यानी कू किया गया मिलिट्री की तरफ से। अभी आगे का एक साल आर्मी की इसके ऊपर क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, भारत के साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या असर होगा और म्यांमार की जो भी इकोनॉमी है उसके ऊपर ये तख्ता पलट क्या असर कर सकती है। और इस सोशल मीडिया के जमाने में म्यांमार के लोग इस पूरे को और तख्ता पलट को क्या रिस्पॉन्ड देते हैं।